हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मिनास क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के बारे में। और पॉलिटी का जो टॉपिक हम देखेंगे उस टॉपिक का नाम है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन मेकिंग एंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने इससे पहले एक और पॉलिटी की वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देख लिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अब देखिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने जो है मॉडर्न हिस्ट्री पहले कवर कर लिया है उन लोगों का तो आज का टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों को जो है हिस्ट्री की टाइमलाइन पता है। लेकिन जिन लोगों ने जो है मॉडर्न हिस्ट्री को जो कवर नहीं किया है उन लोगों के लिए आज का टॉपिक जो है याद करना, या आज के टॉपिक को जितने मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा उन पॉइंट्स को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसीलिए दोस्तों हम जो है एक टाइमलाइन को देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है हमारे हिस्ट्री में जो है इवेंट हुए हैं, जिससे हमें जो है अच्छे से समझ आ जाए इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास 1600 के आसपास जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ये जो इंडिया में अराइव करती है। देन 1765 में जो है कंपनी को जो है दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों एक्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, चार्टर एक्ट आया 813 1833 और 1853 में जो है लगातार जो हमें 20-20 सालों बाद जो है चार्टर एक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट इन सारे एक्ट्स को लेके क्यों आ रही है। तो देखिए, ये सारे एक्ट्स इसलिए लाए जा रहे थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को जो है कंट्रोल करना चाहती थी। सेकंड पॉइंट ये था कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट जो है इंडिया में जो है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत करना चाहता था, इसलिए भी जो है वो सारे जो है राइट्स, ये सारे एक्ट्स जो है लाए गए। अब देखिए दोस्तों, वैसे आप देख सकते हैं कि 1784 के बाद हर 20 ईयर के बाद जो है चार्टर एक्ट आ रहे हैं, और 1853 तक जो है चार्टर एक्ट हर 20 साल बाद आए। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे पास कंपनी का रूल था, कंपनी का रूल जो है 1773 से स्टार्ट होता है और 1857 तक जो है कंपनी का रूल होता है। अब देखिए 1857 में हमारे पास जो है रिवोल्ट हो जाता है, और 1857 के रिवोल्ट के बाद जो है कंपनी का रूल जो है इंडिया में एंड हो जाता है। और उसके बाद इंडिया में जो है डायरेक्ट क्राउन रूल चलता है। क्राउन रूल का मतलब है कि डायरेक्ट जो है इंडिया पे जो है ब्रिटेन की पार्लियामेंट का कंट्रोल आ जाता है। और देखिए उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आता है, 1892 है, 1909 है, और उसके बाद भी देखिए दोस्तों 1919 में भी एक्ट आया है, और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है। और उसके बाद जो है एंड में हमारे पास 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आता है। तो दोस्तों आपको यहाँ से दो तीन बातें याद रखनी। एक तो 1773 से 1857 तक जो है कंपनी का रूल था इंडिया पे, और उसके बाद जो है म्यूटनी हो जाती है, और म्यूटनी होने के बाद 1857 टू 1947 जो है इंडिया पे डायरेक्ट क्राउन का रूल बोल लो या डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल आ जाता है। अब देखिए, जब कंपनी का रूल था, कंपनी के रूल में बेसिकली जो हमारे पास जितने भी चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट जो है हर 20 साल बाद जो है लाए जा रहे थे। और जो हमारे पास कंपनी का रूल था, कंपनी के रूल में ऐसा कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं था कि इतने टाइम पीरियड के बाद जो है रूल लाए जाएंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट, जो हमारे पास फर्स्ट एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब देखिए दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन एक्ट से रिलेटेड वो सारे पॉइंट जो है मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन इसके बाद अगर कुछ पॉइंट रह जाएंगे तो मैं आपको जो है अलग से जो एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट है गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फर्स्ट जो पर्सन वहां पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे उनका नाम जो वॉरेन हेस्टिंग था। यानी रेगुलेटिंग एक्ट से पहले हमारे पास जो है सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, लेकिन अब उस पोस्ट को जो है चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। और जो फर्स्ट पर्सन हमारे पास बने थे, फर्स्ट पर्सन का नाम जो है वॉरेन हेस्टिंग था। सेकेंड पॉइंट है एस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। यानी कोलकाता में जो है सुप्रीम कोर्ट भी ओपन किया गया 1774 में, और इसके जो है टोटल 4 जजेस थे, जिसमें से एक हमारे पास चीफ जस्टिस था प्लस 3 अदर जजेस थे हमारे पास। और जो फर्स्ट पर्सन हमारे पास जो है चीफ जस्टिस बना था उनका नाम जो है एलिजा एम्पे था। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए ये वाला पॉइंट दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट था, ब्रिटेन का पार्लियामेंट इंडिया में जो है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत करना चाहता था, इसीलिए जो उस टाइम जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उनको जो है सबऑर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। यानी अब उनके जितने भी पॉलिटिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स होंगे उनका सारा कंट्रोल जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है prohibited the servant of the company from engaging in any private trade or accepting presents or bribes from the natives। यानी जो कंपनी के सर्वेंट थे उनको प्रोहिबिट कर दिया कि आप किसी प्राइवेट ट्रेड में जो एंगेज नहीं हो सकते, प्लस आप जो है ब्राइब नहीं ले सकते जो यहाँ के नेटिव लोग हैं उनसे। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी स्ट्रेंथन। यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था कंपनी के ऊपर उसको जो है स्ट्रेंथ कर दिया गया, उसको जो है इंक्रीज कर दिया गया। अब देखिए इस कंट्रोल को जो है इंक्रीज कैसे किया गया। इस कंट्रोल को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल लाई गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल लाई गई और देखिए दोस्तों ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हमारा गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल आई गई थी और स्टार्टिंग में इसमें जो है 4 मेंबर थे। ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसलिए लाई गई क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कंट्रोल इंक्रीज करना चाहती थी अपना कंपनी के ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायर्ड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी अपॉइंट किया गया। अब देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बेसिकली इसलिए अपॉइंट किए गए कि क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है इनका मेन काम यह था कि ये जो है रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंपनी के जो है रेवेन्यू हो गया, सिविल हो गया और मिलिट्री अफेयर से रिलेटेड जो है ये जो है इन सारे चीज़ों से रिलेटेड जो है रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। अब देखिए दोस्तों इसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, लेकिन इससे पहले एक और एक्ट है अमेंडिंग एक्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 और इसे जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों इस एक्ट में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जहां से हमें जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सके या जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हो, तो इसलिए हम सीधे डायरेक्ट बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 की। अब देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है कंपनीज इंडियन टेरिटरी वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। अब देखिए दोस्तों 1784 तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है जितनी भी टेरिटरी जो है इंडिया में जीती थी या जितनी भी टेरिटरीज इन्होंने इंडिया में एक्वायर की थी वो सारी टेरिटरी जो अभी सिर्फ जो हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी के अंडर थी। उनका जो है जो हमारे पास ब्रिटिश थे या ब्रिटेन के लोग थे या ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उनका उनके साथ जो है कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में जो है जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी उसने ये क्लियर कर दिया कि जो कंपनी जितने भी टेरिटरी जो है इंडिया में जीत रही है या जितनी भी टेरिटरी जो है एक्वायर कर लिया ये सारी टेरिटरी जो है डायरेक्ट जो है ब्रिटिश पोजेशन के अंडर आएंगी। ये इस लाइन का जो है मीनिंग था। अब सेकंड है डिस्टिंग्विश्ड कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। अब देखिए दोस्तों बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एज ए कमर्शियल कंपनी की तरह भी काम कर रही थी और कंपनी जो है कुछ पॉलिटिकल फंक्शन भी जो है परफॉर्म कर रही थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने जो है कमर्शियल और जो है पॉलिटिकल फंक्शन को जो है सेपरेट कर दिया। और देखिए दोस्तों इस पिट्स इंडिया एक्ट में जो है ए सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट को स्टार्ट किया गया। अब देखिए ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आए थे उनको जो है कंपनी के जो है कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करने का काम दिया गया और एक न्यू बॉडी बनाई गई। ये पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक न्यू बॉडी बनाई गई जिस बॉडी का नाम जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल रखा गया। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है कंपनी के पॉलिटिकल्स अफेयर हो गया, कंपनी के मिलिट्री अफेयर्स हो गया, कंपनी के रेवेन्यू अफेयर्स हो गया, इन सारे अफेयर्स को मैनेज करने का काम जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था और इसी सिस्टम को दोस्तों सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद फर्दर बात कर लेते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की। वैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 भी है, एक
मैंने आपको पहले बताया कि 1793 में भी एक एक्ट आता है, लेकिन दोस्तों 1793 एक्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी, कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को जो है नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए जो एक्सटेंड कर दिया गया। नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए जो एक्सटेंड कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की। 1813 में दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंट्री इन इंडिया एक्सपेक्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, यानी जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी। अब देखिए दोस्तों, ट्रेड मोनोपोली का मतलब यह है कि जो ब्रिटेन जो कंट्री थी वहां से सिर्फ जो है किसी भी फर्दर अगर कंपनी जो है ईस्ट या ईस्ट के जितने भी नेशन है उनके साथ ट्रेड करने का उन्हें जो है राइट नहीं था। ये राइट सिर्फ हमारे पास जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसी कंपनी को राइट था। और इस चीज को लेके दोस्तों जो हमारे पास इंग्लैंड के जितने भी मर्चेंट थे, इंग्लैंड के मर्चेंट जो है इस चीज को लेके जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट पे जो है रेगुलर जो है प्रेशर बना रहे थे कि आपने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ट्रेड मोनोपोली क्यों दी है, हम भी तो ट्रेड करना चाहते हैं। जो हमारे ईस्ट हो गया या जितनी भी हमारे साउथ ईस्ट एशिया कंपनी होगी, हम भी जो इनके आज ट्रेड करना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में जो है जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया। लेकिन अभी भी दो ऐसे बिजनेस थे जिनमें जिनमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी। अब देखिए ये ट्रेड मोनोपोली जो है, एक तो जो टी का बिजनेस था, टी के बिजनेस में ट्रेड मोनोपोली थी, प्लस जो चाइना के साथ जो ट्रेड कर रही थी कंपनी जो है इसमें जो है कंपनी की जो है ट्रेड मोनोपोली थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज फॉर स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, यानी जो हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको जो है अलाउड कर दिया गया कि आप जो है इंडिया में आके जो है वेस्टर्न एजुकेशन को जो आप जो है स्प्रेड कर सकते हैं। अब देखिए एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको जो है टैक्स इम्पोज करने का जो है राइट दे दिया गया। ये जो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का। अब डिस्कस कर लेते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1883। अब देखिए दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का फर्स्ट पॉइंट है फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। अब देखिए इसका मीनिंग ये है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटेन का पार्लियामेंट जो है इंडिया में जो है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की जो है शुरुआत करना चाहती थी और वो धीरे धीरे जो है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत जो है कर भी रही थी। अब देखिए कि जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में देखा कि जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी इनको जो है इन प्रेसिडेंसी को जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसके सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है, या इन प्रेसिडेंसी को जो है बंगाल के अंडर जो है सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है। लेकिन अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ऐसा कहा गया कि जो बॉम्बे और मद्रास है इनकी जो इन प्रेसिडेंसी के पास जो लेजिस्लेटिव पावर है, इन प्रेसिडेंसीज के पास जो लेजिस्लेटिव पावर है उस लेजिस्लेटिव पावर को जो है वापस ले लिया जाएगा या उस लेजिस्लेटिव पावर को डिप्राइव कर लिया जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में जो है कहा जाता है कि ये जो फाइनल स्टेप है टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। अब देखिए आप दोस्तों खुद सोच सकते हैं कि अब जो है अगर मैं बात करूं 1833 के टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम जो इंडिया में जो एक प्रेसिडेंट हुआ करती थी बंगाल, ठीक है। अब बंगाल प्रेसिडेंसी हमारा जो है मद्रास हो गया और बॉम्बे हो गया, ठीक है। ये उस टाइम दो अदर इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी थी। तो यानी एक चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये कहा गया कि जो बंगाल की प्रेसिडेंसी है यही अब बेसिकली जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है मद्रास और बॉम्बे के लिए बंगाल की प्रेसिडेंसी बनाएगी। इसीलिए दोस्तों इसे जो फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन कहा गया। अब देखिए जैसा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में चेंज किया गया था डेजिग्नेशन को लेके गवर्नर जनरल की, वैसे ही चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में उस डेजिग्नेशन को फिर से चेंज कर दिया गया। अब जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। अब देखिए दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि ये डेजिग्नेशन बार बार चेंज क्यों हो रही है। देखिए मैं यहाँ जो है
यहाँ जो मैं आपको विद द हेल्प ऑफ मैप के साथ समझाता हूँ। अब देखिए 1773 के टाइम दोस्तों ऐसा था कि जो हमारे पास ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने सिर्फ जो है बंगाल वाला एरिया और बंगाल के आसपास वाला एरिया एक्वायर किया था, ठीक है। तो इसलिए 1773 में जो है गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। लेकिन दोस्तों जब हमारे पास 1883 आया तो 1883 आते आते तक जो है कंपनी ने जो है नीचे मद्रास वाला एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कर्नाटिक वॉर चली हुई थी, प्लस यहाँ पे जो एंग्लो मैसो वॉर भी चली हुई थी, और इसके साथ साथ जो है कंपनी जो है मराठास के साथ भी एंग्लो मराठा वॉर जो है लड़ रही थी। तो 1883 आते तक अगर मैं बताऊं, कंपनी ने जो है 1883 आते आते जो है कंपनी ने जो है ऑलमोस्ट इंडिया का जो है साउथ इंडिया को जो है सारा पार्ट जो है कवर कर लिया था। तो इसलिए जो अब जो है कंपनी जो है पूरे इंडिया पे जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल कर रही थी। तो इसीलिए अब जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल बंगाल की डेजिग्नेशन को फिर से चेंज कर दिया गया और अब जो है इसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज रेगुलेशन वाइल लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एज एक्ट। ये एक नेक्स्ट पॉइंट है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट है एंडेड कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब देखिए दोस्तों, मैंने जो पिट्स इंडिया एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट में जो आपके साथ क्लियर किया था, जो कंपनी है, कंपनी हमारे पास दो फंक्शन परफॉर्म कर रही है। एक तो कंपनी हमारे पास जो है कमर्शियल एक्टिविटीज भी कर रही है, प्लस कंपनी हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क भी कर रही है। लेकिन चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 में जो है ये क्लियर कर दिया गया कि कंपनी जो है अब कोई कमर्शियल वर्क नहीं करेगी और कंपनी जो है अब जो है प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह जो है बिहेव करेगी या प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम करेगी। तो ये था दोस्तों चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। यानी हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जी कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली को जो है कंप्लीटली एंड कर दिया गया चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 के बाद। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस ओपन। यानी जो मतलब बेसिकली दोस्तों ये ओपन करने की बात तो की गई थी, ये सिर्फ अभी पेपर्स पे डिस्कस हुआ था। यानी जो कंपटीशन होता है सिविल सर्विस के एग्जाम को लेके, उसको जो है ओपन करने की बात की गई। अब देखिए नेक्स्ट एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। और दोस्तों ये जो है लास्ट चार्टर एक्ट था इन दिस सीरीज। जैसा एक बार मैं आपको ये बता देता, सबसे पहले हमारे पास 1793 में चार्टर एक्ट आया, फिर इसके 20 साल बाद जो 1813 में आया, और इसके जो है 1833 में एक और चार्टर एक्ट आया, और 1833 से 1853 की तरफ 53 में जो एक और चार्टर एक्ट आया। अब देखिए दोस्तों इस चार्टर एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। यानी जो गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई गई थी 1773 में, ठीक है, अब उस गवर्नर जनरल काउंसिल के जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को जो है सेपरेट कर दिया गया। अब देखिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होते हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन होते हैं जिसमें जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। और एग्जीक्यूटिव फंक्शन दोस्तों वो फंक्शन होते हैं कि जिनमें जो हमारे लेजिस्लेचर ने रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं उनको हम जो है कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, प्लस उन रूल्स के ऊपर जो हम जो है डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, ये सारे जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं। तो दोस्तों ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में जो है जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके जो है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को जो सेपरेट कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इट एस्टेब्लिश ए सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसमें जो है टोटल 6 मेंबर थे जिनके जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी वो जो है लोकली जो है हमारे पास इलेक्ट हुए थे। अब देखिए इस पॉइंट का मीनिंग यह है कि जो गवर्नर जनरल की जो है सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपॉइंट किया गया, और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ इंडियन काउंसिल फंक्शन एज ए मिनी पार्लियामेंट, दस लेजिस्लेशन वाज ट्रीटेड एज ए स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी जो हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो है मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, और 10 लेजिस्लेशन वाज ट्रीटेड एज ए स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर फर्स्ट टाइम। यानी गवर्नमेंट बोलो या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है
फर्स्ट टाइम जो हमारा लेजिस्लेशन का वर्क था, यानी जो रूल एंड रेगुलेशन बनाने का वर्क था, इसको जो है अलग तरीके से जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन की तरह इसको जो है स्पेशल फंक्शन माना और इसको जो अलग ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया गया। अब देखिए इसके बाद है ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विस इंस्पेक्ट, यानी ओपन कंपटीशन को जो ओपन करने की बात की गई। और मैकुले कमेटी ऑन सिविल सर्विस अपॉइंटेड इन 1854, यानी सिविल सर्विस के एग्जाम को लेकर जो एक कमेटी को जो अपॉइंट किया गया और उस कमेटी का नाम जो मैकुले कमेटी रखा गया और उसको जो 1854 में अपॉइंट किया गया। अब देखिए दोस्तों, मैं एक और पॉइंट आपके साथ यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे जो चार्टर एक्ट ऑफ 1883 आया था, इसमें जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 4 मेंबर्स थे। और देखिए दोस्तों, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमारे पास जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था, उसमें जो हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेके आए थे ताकि हम जो है गवर्नर जनरल को जो है डिसीजन मेकिंग में जो है असिस्ट कर सके। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इन मेंबर्स को जो है रिड्यूस कर दिया गया। इन मेंबर्स की जो है जो हमारे पास टोटल संख्या थी, इसको जो है रिड्यूस कर दिया गया और इसकी जो टोटल 3 मेंबर्स रखे गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और 3 मेंबर के साथ साथ एक न्यू मेंबर ऐड हुआ और इस न्यू मेंबर का काम जो था, इंडिया में जितनी भी लॉज हैं, लॉज को फ्रेम करना जो इस न्यू मेंबर का काम था। इस न्यू मेंबर को जो है एज ए लॉ मेंबर की तरह ऐड किया गया था, जिसका काम जो है लॉ बनाना था। और इस जो न्यू पर्सन हमारे पास ऐड हुए थे, इनका नाम था लॉर्ड मैकुले, जो है इनका नाम था मैकुले या मकौले, जो है इनका नाम था। ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता कि जो हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था, इसमें जो है गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनाई गई थी और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 4 मेंबर्स थे। लेकिन जब हमारे पास चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे, इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी, इसको रिड्यूस कर दिया गया और इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ 3 रखा गया। और इसमें जो एक न्यू मेंबर को ऐड किया गया और ये इस न्यू मेंबर का काम जो है, और ये न्यू मेंबर जो है एज ए लॉ मेंबर की तरह ऐड हुए थे और इनका काम जो है लॉ को फ्रेम करना था इंडियंस के लिए। तो जो न्यू मेंबर ऐड हुए थे, इनका नाम जो है लॉर्ड मकौले था। और देखिए ये था दोस्तों। अब इसके बाद 1857 में जो है रिवोल्ट हो जाता है इंडिया में, और रिवोल्ट होने के बाद जो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो कंपनी का रूल था उसको जो है एंड कर दिया जाता है और डायरेक्ट इंडिया पे जो है ब्रिटेन की पार्लियामेंट का कंट्रोल आ जाता है। तो जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858 था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, इसको जो है गुड गवर्नमेंट एक्ट भी बोला जाता है और इसमें जो है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसकी डेजिग्नेशन को जो है फिर से चेंज कर दिया जाता है। अब उसे जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा और जो फर्स्ट पर्सन हमारे पास जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने थे, इनका नाम जो है लॉर्ड कैनिंग था। अब इसके बाद जो है जो सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट था, जिसमें हमारे पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, इस वाले सिस्टम को जो एंड कर दिया गया। और देखिए दोस्तों, एक न्यू ऑफिस ओपन किया गया, न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को जो ओपन किया गया और ये ऑफिस दोस्तों बेसिकली ब्रिटेन में ओपन किया गया था। अब देखिए दोस्तों, जो न्यू पर्सन जो भी हमारे पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको अपॉइंट किया जाएगा, ये जो है मेंबर होगा हमारे पास ब्रिटिश कैबिनेट का, यानी ब्रिटिश कैबिनेट का किसी पर्सन को हम जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की पोस्ट पे जो है अपॉइंट करेंगे। और देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट पर्सन हमारे पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे, उनका नाम जो है लॉर्ड स्टैनले था, जो फर्स्ट पर्सन हमारे पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर बने थे। तो देखिए आज की वीडियो में दोस्तों हम यहीं तक कवर करते हैं, क्योंकि ये जो चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट में देखिए दोस्तों बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद करने के लिए, प्लस चार्टर एक्ट जो है कंफ्यूजिंग भी है। इसलिए दोस्तों जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, नेक्स्ट वाला पार्ट में हम जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से लेके इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 तक जो है डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को दोस्तों हम यहीं पे एंड करते हैं। अब देखिए दोस्तों, चार्टर एक्ट या जितने भी हमारे पास एक्ट्स हैं, इन एक्ट्स को याद करने के लिए मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ। अब देखिए बेसिकली यह है कि जब 1773 में ये जो एक्ट जो है आना स्टार्ट हुए, 1773 से जो है 1857 तक आपने अपने माइंड में ये बात क्लियर रखनी है कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट का जो है मेन एम ये है कि हमने जो है इंडिया में जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या
जो हमारा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है इसको जो है सेंट्रलाइज करना है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एस्टेब्लिश करना है। तो इसीलिए जो है थ्रू द टाइम जो है जितने भी कंपनी को राइट्स दिए गए थे उन राइट्स को जो फॉरफिट किया जाता है। पहले जो है कंपनी की जो है ट्रेड मोनोपोली को एंड किया जाता है। पहले जो है कंपनी की जो है, अगर मैं थोड़ा और डिस्कस कर लूँगा आपके साथ, 1813 में जो है कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली को जो पार्शियली कट किया जाता है, सिर्फ दो बिजनेस में कंपनी की ट्रेड मोनोपोली रह जाती है, और 1883 में जो है कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को जो है कंप्लीटली एंड कर दिया जाता है। वैसे ही दोस्तों जो हमारे पास पोजीशन थी, पहले हमारे पास सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे। 1773 में वो जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाते हैं, और फर्स्ट पर्सन जो है वारेन हेस्टिंग थे जिनको हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया था। और उसके बाद जो है 1833 में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, और लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट ऐसे पर्सन बने थे जो हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। और इसके बाद दोस्तों 1857 के बाद जो है, या गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन को जो फिर से चेंज कर दिया जाता है, और इन्हें जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। और फर्स्ट पर्सन जो हमारे पास वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने थे उनका नाम जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक था। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जो एक एक पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया अच्छे से क्लियर होंगे। और दोस्तों अगर आपका अभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से जो है चैनल के जो है, आप वहाँ से जो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है कोई डाउट पूछ सकते हैं। प्लस आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में भी कोई कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहाँ से जो आप जो है इस टॉपिक की जो पीडीएफ को जो है ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द इसी वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ।